यूसीसी भू कानून की खूबियां जन जन तक पहुंचाई जाएंगी। अब इसको लेकर बड़े अभियान की शुरुआत। कांग्रेस चलाएगी मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान। सूची में मतदाताओं के नाम काटने का करेंगे विरोध। महाराष्ट्र और उत्तराखंड से हो रही अभियान की शुरुआत। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की आस्था से हो रहा खिलवाड़। गंगा किनारे खुलेआम शराब पीने का वीडियो हो रहा है वायरल। पुलिस ने शुरू किया था ऑपरेशन मर्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आई बड़ी खबर के साथ। यूसीसी भू कानून की खूबियां जन जन तक पहुंचाएगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक कर बड़े निर्देश दिए हैं। बैठक में पार्टी विधायक, प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। अब जिलाध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी भी इसमें मौजूद रहे। बूथ, सेक्टर, मंडल और विधानसभा में कार्यक्रम होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की सीधे उत्तराखंड से, जहां पर यूसीसी और भू कानून को लेकर बैठकों का आयोजन है। ऐसे में यूसीसी और भू कानून की खूबियों को जन जन तक पहुंचाने का काम अब बीजेपी अपने अभियान के दौरान पहुंचाने का काम करेगी और इसके माध्यम से जन जन तक इनकी खूबियां पहुंचाई जाएंगी। ऐसे में बूथ से लेकर मंडल से लेकर विधानसभा स्तर तक इन खूबियों को पहुंचाने का बीजेपी के पदाधिकारी काम करेंगे और इस अभियान के माध्यम से जन जन तक जागरूकता फैलाई जाएगी। बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक कर दिए निर्देश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरीके से बीजेपी ने एक अभियान की शुरुआत की है और ऐसे में यूसीसी और भू कानून को लेकर खास तौर पर जन जन तक उनकी खूबियां पहुंचाने का काम बीजेपी करेगी, आखिरकार ये सब कैसे संभव हो पाएगा? देखिए निश्चित, बिल्कुल देखा जाए तो भाजपा यूसीसी और भू कानून की खूबियों को जन जन तक ले जाएगी। इसको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र सिंह भट्ट ने पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं दोनों को कानूनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरी सक्रियता से जुटने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि जो जिस तरह से बैठक हुई उसमें विधायक थे और पदाधिकारी थे, जिलाध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी और मोर्चे के सभी पदाधिकारी शामिल थे। उनको साफ तौर पर उन्होंने निर्देश दिए कि जो है आने वाले कल में जो कानून है इन दोनों को जो है जन जन तक पहुंचाना है। बूथ अध्यक्ष से लेकर जो है मंडल अध्यक्ष और तमाम जिला अध्यक्ष और विधानसभा के जो संयोजक है, विधायक हैं, उन सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे इनको लेकर के कार्यक्रम करेंगे और कार्यक्रम में जो लोग उपस्थित होंगे उनको दोनों के कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। देखिए, जिस तरह से देखा जाए कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो कांग्रेस है इस प्रकार की प्रक्रिया में लगने वाले समय से राजनीतिक लाभ का उपयोग कर रही थी और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर भरम, झूठ और अफवाह फैलाने का काम कर रही थी। इसी को लेकर अब वो जो है जनता तक जाएंगे और इसके जो प्रावधान है उनमें जिस तरह से उन्होंने उनके फायदे के लिए लागू किया है उसको बताने का काम करेंगे, ताकि जो है सभी वर्गों तक इसकी जन भागीदारी हो और बड़े कार्यक्रम होकर उनको इसकी जागरूकता मिले। जी बिल्कुल योगेश, क्या यूसीसी को लेकर जो काफी लोगों में भ्रम का माहौल था और भ्रम फैलाया गया था, क्या उसमें बीजेपी का ये अभियान काफी हद तक सफल माना जाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जब भी किसी कार्यक्रम की शुरुआत की जाए और देखिए इससे पहले भी अगर देखा जाए तो बीजेपी जब किसी बड़े पैमाने पर किसी कार्य को करती है तो उसकी जन जागरूकता जरूर करती है, उन लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, उसको समझाने का प्रयास करती है। यूसीसी को देखा जाए तो यूसीसी जब लागू हुआ था उसके बाद चाहे वो दिल्ली का चुनाव रहा हो, चाहे उत्तराखंड में कहीं रैली रही हो, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उसका व्याख्यान वहां से करने का प्रयास किया और साथ ही साथ तमाम नेताओं ने इसको लेकर के कहीं जो है बैठक की और कहीं जानकारियां साझा करने की कोशिश की। उसी क्रम में अब जिस तरह से जन जागरूकता करने की कोशिश की जा रही है, उसको लेकर के जो लोगों के बीच जाने की बात की जा रही है, तो बूथ लेवल यानी छोटे स्तर से लेकर जिला स्तर तक तमाम जो टीम है भारतीय जनता पार्टी की वो लगातार अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों से मिलेंगे, वहां पर बैठक करेंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब लोगों को समझाया जाएगा तो उसमें फैलाई जा रही भ्रांतियां, जो इस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं हो सकता है कि अंकुश लगेगा और कहीं ना कहीं लोगों को इस बात को समझ में आएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इन प्रावधानों को किस तरह लेकर। क्योंकि देखिए, अभी भी यूसीसी और भू कानून लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब लोग बीच में कार्यकर्ता पहुंचेंगे, पदाधिकारी पहुंचेंगे, विधायक पहुंचेंगे और उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर लोग समझने का भी प्रयास करेंगे। जी
लेकिन योगेश, एक और बात है कि अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें यूसीसी और भू कानून के बारे में बातचीत तो हुई, लेकिन आखिरकार भू कानून को लेकर अभी भी स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। भू कानून को लेकर किस तरीके से जन जन तक इनकी खूबियों को पहुंचाया जाएगा, क्योंकि भू कानून को लेकर अभी भी उत्तराखंड की जनता काफी हद तक सरकार से नाराज है। देखिए, जिस तरह से कहा गया था कि सोनिकाओं को उससे दूर रखा जाएगा और जिस तरह से 11 बात की गई थी कि 11 जनपदों में लागू रहेगा, 2 जनपद ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार को इसमें छोड़ा गया है, लेकिन उसमें क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। तो क्राइटेरिया क्या है? 250 गज तक बाहरी व्यक्ति कैसे खरीद सकता है, उसको कैसे सत्यापन देना होगा कि आखिरकार आप मकान देते हैं तो उसके लिए आपको वहां पर जो है सत्यापन देना होगा कि आप इसको मकान को अपने निजी के लिए यूज कर रहे हैं, इसको व्यवसाय के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। कल को अगर आप उसको बेचते भी हैं तो आखिरकार उसको भी आपको सत्यापन देना होगा कि आखिरकार कौन सी आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, ये क्या वजह है जिसकी वजह से आप बेचते। यानी तमाम प्रावधान किए गए हैं कि आने वाले कल में जिस तरह से कहा जा रहा था कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है जमीनों की खरीद फरोख्त हो रही है, उस पर रोक लगाई जाए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इसमें बड़े प्रावधान किए गए हैं और वो प्रावधान लोगों तक समझाने का जो है वो कहीं ना कहीं प्रयास अब भाजपा करेगी। साथ ही यूसीसी में जिस तरह लिविंग रिलेशनशिप को लेकर कहा जा रहा था कि उत्तराखंड की संस्कृति पर चोट करने का एक काम होगा, तो वो उसको लेकर भी समझाने का प्रयास किया जाएगा कि दिल्ली में जिस तरह से घटनाएं हुई, कई घटनाओं का जिक्र इसमें किया जा सकता है कि जिस तरह से वहां पर हुई, तो उसमें जानकारी होगी कि लिविंग रिलेशन में कौन रह रहा है, आखिरकार वो जो भी युवक युवती है वो किस पैमाने पर रह रहे हैं, उनके सर्टिफिकेट होंगे, उसकी जांच की जाएगी, तमाम उनको रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन देने के बाद उनको अनुमति दी जाएगी। तो उसमें तमाम सरकार चाहती है कि उनको इसका लेखा जोखा सामने रहे, इसके लिए वो अभियान चलाकर अब लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। जी ठीक है योगेश, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहीं रोकूंगी क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और इससे बीच एक देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाएगी और मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम काटने का विरोध इस अभियान के जरिए किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अब पूरे तथ्य को जुटाने का इस अभियान के दौरान काम करेंगे। महाराष्ट्र और उत्तराखंड से इस अभियान की शुरुआत होने वाली है। बड़ी खबर इस वक्त की। कांग्रेस ने एक और अभियान की शुरुआत कर दी है। टारगेट विधानसभा 2047 और इसके साथ ही साथ 2027 चुनावों का रहने वाला है। सभी नगर निकायों और केदारनाथ विधानसभा में यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान को धार देने के लिए जिला स्तर पर यह प्रशिक्षण किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की। पार्टी के पदाधिकारी प्रशिक्षण देंगे और ऐसे में तमाम स्तर पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए योगेश आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश, एक और अभियान अब कांग्रेस शुरुआत करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पहले आपने देखा बीजेपी भी एक अभियान की शुरुआत कर रही है, अब दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक अभियान की शुरुआत कर रही है, मेरा वोट मेरा अधिकार। आखिरकार इसके जरिए कांग्रेस करना क्या चाहती है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस जो है एक अभियान की शुरुआत करने जा रही है और ये अभियान का नाम दिया गया है मेरा वोट मेरा अधिकार। इसको तहत जो है उत्तराखंड में जो है इसको लेकर के जनता के बीच जो है वो जाएंगे और एक फॉर्म भरवाने की बात की जाएगी। साथ ही अगर देखा जाए इसके अभियान की शुरुआत अब उत्तराखंड ही नहीं बल्कि इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में भी की जा रही है, यानी कि 2 प्रदेशों को इसके लिए चिन्हित किया गया है और वहां पर जो है एक तौर पर देखा जाए तो इसको लेकर ईगल टीम का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि एक समिति बनाई जा रही है जिसको नाम दिया जा रहा है ईगल। वो लोगों के बीच जाएंगे, वहां पर जो है लोगों से मिलेंगे, जिन जिन लोगों के वोट निकाय में नहीं थे, निकाय से ट्रांसफर हुए, कहीं बूथों पर ट्रांसफर हुए या वो कट गए थे, तो उनसे मिलेंगे, उनसे मिलकर एक फॉर्म भरवाने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसके पीछे का मकसद ये है, उनका कहने का है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 288 सीटों पे से 156 जो सीटें थी उनमें जो कांग्रेस को वोट मिला था वो बेहतर वोट था, लेकिन उतना ही वोट विधानसभा चुनाव में मिला, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में जो गठबंधन था वो हार गया। उसके बावजूद उन्हें शक हुआ कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ है, तो उन्होंने पैमाने पर तथ्य इकट्ठा करने शुरू हुए हैं और उसको लेकर के उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने करीब 78 लाख वोटों को वहां पर जोड़ा है और कहीं 8 लाख के करीब 4 से 8 लाख के करीब जो है वोटों को काटा गया है। तो उन्होंने कहा कि भारी वोटों को जोड़कर वहां पर जीती है भारतीय जनता पार्टी, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यही काम केदारनाथ में भी देखने को मिला था कि वहां भी 4000 वोटों को काटा गया था, फिर 8000 वोटों को जोड़ा गया था। इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया और उसको लेकर के वो जनता के बीच जाकर के इस तरह के तथ्य इकट्ठे करेगी, उन लोगों से मिलेगी और उन तथ्य को इकट्ठा करके निर्वाचन आयोग और कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग से लगातार वो 3 महीने से एक सूची मांग रहे हैं, वोटर लिस्ट मांग रहे हैं कि आखिरकार नई वोटर लिस्ट जो सी अभी आपने हाल ही में जारी की है वो दे दीजिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से वो लगातार अब जनता का दरवाजा खटखटाएंगे, जनता के बीच जाकर इस मेरा वोट मेरा अधिकार के तहत लोगों से मिलकर फॉर्म भरवाकर इस पर जो है पूरे स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, निर्वाचन आयोग के सामने जाएंगे और साथ कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जी ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार के गंगा घाटों पर श्रद्धालु जहां आस्था की डुबकी लगाते हैं, वहीं कुछ असामाजिक तत्व गंगा की पवित्रता से खिलवाड़ भी कर रहे हैं।
बाहर से आने वाले कुछ लोग यहाँ शराब का सेवन कर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे धार्मिक स्थल की गरिमा धूमिल हो रही है। हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग हरिद्वार के गंगा घाट पर खुलेआम शराब पीते हुए नजर आ रहे हैं। इस कृत्य से न सिर्फ श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, बल्कि घाटों की स्वच्छता और धार्मिक मर्यादा भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में ईआरपी घोटाले का खुलासा होने के बाद शासन ने तत्काल रिकवरी के आदेश दिए हैं। टीएवी छात्र संघ अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल के नेतृत्व में छात्रों ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर कुलपति डॉक्टर ओमकार सिंह और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर वीके पटेल को बर्खास्त करने की मांग की है। अब उत्तराखंड प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार अभियान की शुरुआत है, लगातार प्रयासों को किया जा रहा है। ऐसे में शासन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुलपति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर ईआरपी कंपनी को करोड़ों रुपए का अनुबंधन दिलाया। छात्रों ने विश्वविद्यालय में हो रही अन्य अनियमितताओं जैसे फर्जीवाड़े, डिग्री घोटाले और गलत मूल्यांकन प्रणाली और मूल्यांकन के साथ ही साथ पुनर्मूल्यांकन के नाम पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने पर भी कार्रवाई की मांग की है। वहीं छात्र संघ ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब इसको लेकर एक बड़े अभियान की शुरुआत हो चुकी है। वीर माधो सिंह भंडारी जो तकनीकी विश्वविद्यालय है, वहाँ हमें काफ़ी बच्चों से सूचनाएं मिली कि यहाँ मतलब यूनिवर्सिटी में घपला हो रहा है। फिर जब हमने इसमें अच्छे से पता किया, बारीकी से जब हमने इस पर रिसर्च करी, तो पता चला कि वहाँ डिग्री में घपला है, मार्कशीटों में घपला है, बच्चों की मतलब एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसमें घपला है। और इनका एक यूएमएस ईआरपी एक सिस्टम है जो कि इनकी कोई लखनऊ की कंपनी है, ओमनी करके है कोई प्राइवेट लिमिटेड। तो वहाँ से ये ईआरपी यूएमएस जो सिस्टम जो ये लगा रहे हैं, उसमें प्रॉपर वो ना ही सर्विस प्रोवाइड कराते हैं और जितने नॉर्म्स होते हैं ना ही वो पूरे हो रहे हैं। लेकिन वाइस चांसलर से जब पूछा गया तो उन्होंने भी मतलब इसका कोई जवाब देना सही नहीं समझा। और बाद में जब उस पर रिसर्च हुई, इस पर कमेटी बैठी, इसमें जब पूरी जांच हुई तो तब पता चला कि ये वाइस चांसलर की रिश्तेदार की या बेटे की कोई कंपनी है शायद। तो ना ही वो इसमें मतलब इस जो ये सिस्टम में जितने नॉर्म्स होते हैं ना ही वो पूरे हो रहे हैं ना कुछ। और कंटिन्यू मतलब ये सिस्टम में घपला चल ही रहा है। और मैं आपको बताऊंगा, आप मतलब ये जान के हैरान होंगे कि लगभग 2 करोड़ के आसपास का हर साल का घपला है जो ये कर रहे हैं। और अगर मैं एग्ज़ाम्स की बात बताऊं तो इसमें ना ही कोई गोपनीयता है, जो एग्ज़ाम सीट्स चेक हो रही हैं, खुले आईडी पासवर्ड बन रखे हैं टीचर्स को। कोई इनका एक ऐसा कोई रूम नहीं है, पर्टिकुलर कोई जगह नहीं है जहाँ स्पेशली सिर्फ कॉपियाँ चेक होती हो। तो इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के साथ कहीं ना कहीं हेरफेर हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ हेरफेर हो रहा था। इस चीज़ों को हमने मतलब मांग उठाई और इस पर रिसर्च हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने उन्हें उनके पद मुक्त भी किया है उनको, और नए वीसी के लिए भी जल्दी नोटिस जारी भी कर दिया है कि जल्दी नया वीसी भी अपॉइंट किया जाए। और साथ ही शायद लगभग 2 करोड़ की पेनल्टी भी उन पर लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरद काल तीर्थाटन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 6 मार्च को उत्तरकाशी दौरे पर आ रहे हैं। मुकबा और हर्षल में पीएम मोदी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लिहाजा तैयारियां की जा रही हैं। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी हर्षल में पारंपरिक परिधान में नजर आ सकते हैं। उस दिन पीएम मोदी क्या पहनेंगे और वहां के लोग क्या कुछ तैयारियां कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 6 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी उत्तरकाशी आ रहे हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत उत्तरकाशी जनपद में मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा के साथ प्रधानमंत्री हर्षिल भी जाएंगे। तैयारियों को लेकर स्थानीय निवासियों में काफी उत्साह दिख रहा है। मां गंगा के मायके मुखवा और वाइब्रेंट विलेज हर्षिल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ के पारंपरिक परिधान में नजर आ सकते हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन और ग्रामीण उनके लिए पारंपरिक परिधान तैयार करा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐतिहासिक डिसीजन हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, भारत की पहचान बढ़ी है, वैश्विक रूप से भारत की मान्यता बढ़ी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है, आज भारत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। उत्तराखंड के पारंपरिक परिधान में भेड़ की ऊन के कपड़े से बना बंद गले का कोट, पजामा और पहाड़ी टोपी शामिल है। जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री को शीतकालीन यात्रा के दौरान किन्नौरी जनजाति समुदाय की तरफ से तैयार किए गए स्थानीय उत्पाद भेंट करने की योजना बनाई है, जिसमें कोट, पजामा व पहाड़ी टोपी को चुना गया है। इसमें पहाड़ी टोपी भी होगी जिस पर ब्रह्म कमल लगा होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र में पधार रहे हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। और इसी से प्रेरणा लेकर मैंने सोचा कि मैं एक उद्यमी के नाते से एक अपने हाथ से बना हुआ एक ऐसी आइटम मिर्जाई और टोपी उन्हें भेंट करूं। इस संबंध में मैंने हमारे माननीय विधायक सुरेश चौहान जी से भी संपर्क किया। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, इसको आप बनाइए, हो सके तो एक हमारे लिए भी बनाइए। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा बनाता हूँ ज़रूर। और मैं अपने प्रयास से एक यहाँ की पहाड़ी शैली के अंतर्गत एक मिर्जाई और टोपी माननीय प्रधानमंत्री जी को बना रहा हूँ। और मुझे आशा है कि वो अवश्य इस छोटे से उद्यमी का अपना प्रयास को सारा स्वीकार करेंगे। सीमांत ग्राम उद्योग के कमल सिंह नेगी ने बताया कि जिला प्रशासन ने प्रधानमंत्री के लिए स्लेटी व बादामी रंग के ऊनी कपड़े तैयार करने को कहा है। ऊन से बने भेंडी की खासियत मानी जाती है। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के दृष्टिगत यहाँ के किसी शीतकालीन पर्यटन स्थल का दौरा करने का आग्रह किया गया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकता है और राज्य को ऊर्जा भी मिल सकती है। ये जो पोशाक है मिर्जाई, ये मैंने बचपन में देखा था कि पुराने लोग इसको पहनते थे। तो अब बीच बीच में ये विलुप्त के कगार पर आ गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पुरानी जो पहचान है पहाड़ की, उसको फिर उजागर करूं और मैं प्रधानमंत्री जी को भेंट कर पाऊं, और ताकि इसका प्रचार प्रसार हो और लोग फिर अपने पुरानी कल्चर या पद्धति शैली को अपनाएं। इस प्रधान का प्रचार प्रसार होने से उम्मीद है कि युवा वर्ग भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। सीमांत ग्राम उद्योग प्रधानमंत्री के परिधान में जुटा है, जो बनकर लगभग तैयार हो चुका है। वहीं कमल सिंह का कहना है कि ये परिधान प्रधानमंत्री व गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान के लिए बनाए गए हैं। ये ऊनी वस्त्र पहाड़ों की मुख्य पहचान है, जिसे हम प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे। ये वस्त्र का नाम मिर्जाई है, जो विलुप्त होने की कगार पर था। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इसी के साथ उत्तराखंड हिमालय राज्य है, लिहाजा मौसम में बदलाव और भूस्खलन कोई नई बात नहीं है। प्रत्येक वर्ष यहाँ किसी न किसी इलाके में आपदा की वजह से भारी नुकसान होता है। सरकार दावा तो करती है, सरकार आपदा को लेकर अलर्ट भी रहती है, लेकिन कई बार सरकार के दावों पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। देश के कई राज्यों में अर्ली वार्निंग सिस्टम का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि इस सिस्टम के तहत आपदा से कुछ समय पहले अलर्ट मिल जाता है। उत्तराखंड सरकार भी अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने की बात कई सालों से करती आ रही है, लेकिन अब तक सिस्टम विकसित नहीं हो पाया है। जबकि हम सब जानते हैं कि इस प्रदेश में आपदा किसी भी वक्त संभव है, तो सिर्फ ये सवालों में ही क्यों रह गया है? आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हो रही है? ये तमाम बड़े सवाल हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम कब? सब कुछ जानते हुए भी लापरवाही क्यों? पहाड़ दरकने की तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां कभी भी किसी भी वक्त आपदा संभव है, और यह बात राज्य की जनता से लेकर देश दुनिया को भी पता है। उत्तराखंड हिमालयी राज्य है जो भूकंप के जोन 4 और 5 में भी है। जाहिर है कि भूकंप के लिहाज से उत्तराखंड बहुत संवेदनशील राज्य है। 2021 में चमोली के रैणी में आपदा के बाद कहा गया था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जाएगा ताकि कुछ समय मिल सके और लोगों को अलर्ट किया जा सके, लेकिन बाद में आगे क्या हुआ यह कोई बताने को तैयार नहीं। 28 फरवरी को चमोली के माणा में हिमस्खलन की घटना के बाद एक बार फिर इसकी चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञों का 7 सदस्यीय दल कर्नाटक और ओडिशा के दौरे पर भेजा गया है। इसके अलावा
केरल के अर्ली वार्निंग सिस्टम की जानकारी भी ली जा रही है। देखिए, हमारा राज्य विषम भौगोलिक परिस्थिति का राज्य है और जिस प्रकार से चाहे बरसात की बात करें, चाहे भूकंप की बात करें, चाहे हम अभी जो एवलांच आया की बात करें, इस तरह की घटनाएं लगातार हमारे राज्य में होती रहती हैं और इन पर नियंत्रण के लिए हमारी सरकार अनेकों प्रकार के प्रयास कर रही है। तकनीकी रूप से भी इसके लिए अध्ययन किया जा रहा है। केरल, ओडिशा दौरे पर 7 सदस्यीय टीम, अर्ली वार्निंग सिस्टम का अध्ययन जारी। हाल ही में चमोली जिले के माणा में हुई हिमस्खलन की घटना के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम की ओर फिर से ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि माणा जैसी घटनाओं में क्षति को न्यून से न्यून करने के लिए निगरानी तंत्र विकसित करने के साथ ही अन्य कदम उठाए जाएं। इसी कड़ी में राज्य में आपदा के खतरों से निपटने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने के लिए अन्य राज्यों में हुई पहल का अध्ययन कराने का निर्णय लिया गया है। यह दल ओडिशा में भी अर्ली वार्निंग सिस्टम को देखने के साथ ही इसके लिए अपनाई गई तकनीकी समेत अन्य विषयों पर अध्ययन करेगा। विभिन्न राज्यों में जिस प्रकार की जो आपदाएं दिखाई देती हैं उन पे उनके अध्ययन के लिए भी टीम गठित की गई है और अन्य राज्यों में उसको भेजा गया है, जिस प्रकार से आगे भविष्य में तकनीकी का सहायता लेते हुए भविष्य में इस तरह की घटनाओं से पूर्व लोगों को सतर्क किया जा सके, इसके लिए सरकार का लगातार प्रयास है। मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड हर साल ही वर्षा काल में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, हिमस्खलन, नदियों की बाढ़ जैसी आपदाओं से जूझता है। भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से उत्तराखंड जोन 4 और 5 के अंतर्गत है। इन आपदाओं में होने वाली क्षति को न्यून करने के दृष्टिगत यहाँ अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त में सवाल यह नहीं है कि सिस्टम कब तक विकसित होगा, सवाल यह है सब कुछ जानते हुए भी अब तक इसे लेकर तेजी से काम क्यों नहीं किया गया। जिस प्रकार से जो बद्रीनाथ माणा की जो घटना है, उस घटना में हमारी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जिस प्रकार से लगातार अपडेट लेते रहे, अधिकारियों को निर्देश देते रहे और स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने जिस तरह से वहां पर कार्य किया और जो टीम आपदा प्रबंधन लगी थी उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। निश्चित रूप से जो लोग वहां पर उसमें आपदा में फंसे हुए थे उनको बचाने का भी बहुत सराहनीय कार्य वहां की टीम ने किया। इसलिए सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि आपदा से किसी के हाथ में नहीं है रोकना, आपदा से कम नुकसान हो, ये सरकार का प्रयास लगातार रहा है और इस प्रयास में लगातार हम कार्य कर रहे हैं। क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम? आपदाओं के जोखिम को कम से कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्ली वार्निंग सिस्टम प्रणाली का विकास किया गया है। आपदा के विनाशकारी प्रभावों को कम करने के काम आने वाला एक असरदार वार्निंग सिस्टम कई लोगों की जान बचाने और आपदा से महज 24 घंटे पहले ही एक्टिव होने पर नुकसान को 30% तक कम करने में सक्षम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम खतरे की निगरानी, पूर्वानुमान और भविष्यवाणी, आपदा जोखिम के आकलन, संचार, राहत, बचाव की एक एकीकृत प्रणाली है जो खतरनाक घटनाओं से पहले आपदा जोखिम को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाती है। देखिए, अगर मैं बात करूं 2014 की तो मुझे याद है कि जो है अमित शाह जी ने ये कहा था कि पूरे जो है देश में जिस तरीके से आपदाओं से निपटने के लिए कई इंतज़ाम किए जाएंगे और पर आज अगर कि आज की बात करूं तो आज 2025 हो चुका है, उसके बाद भी ऐसी कोई भी जो है सरकार की जो योजना है या प्रयास है वो धरातल पर नज़र नहीं आ रहा है। इसका अभी जीता जागता आपने देखा माणा में जिस तरीके से जो घटना घटित हुई, जिसमें हमने जो है अपने लोगों को खोने का कार्य किया और जो लोग बचाए गए उनको भी जो है रेस्क्यू करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ गया। उस वक्त भी बात हुई थी अर्ली वार्निंग सिस्टम की और जो है आज भी अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात हो रही है। और 2021 में जो रैनी में जो हादसा हुआ था वो भी चमोली में ही हुआ था, वो भी इसी तरीके के ग्लेशियर फटने से जो है आपने देखा 100 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई और उससे भी ज़्यादा लोग लापता है। ये सरकारी आंकड़े हैं और मुझे लगता है हकीकत इससे परे होगी। तो कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। मोदी सरकार ने संसद में कहा था, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा था कि नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने,
2016 से अर्ली वार्निंग सिस्टम का प्रोजेक्ट चालू हुआ और 2023 तक दुनिया का सबसे आधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम भारत में है। इसमें 7 दिन पहले अनुमान देने वाली दुनिया में 4 ही देश हैं, जिनमें से एक भारत है। भारत सरकार ने 2014 के बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा था कि वर्षा, तूफान, चक्रवात, लू, शीतलहर, सुनामी, भूकंप, भूस्खलन और यहाँ तक कि बिजली गिरने की भी पूर्व चेतावनी देने वाली प्रणालियां मौजूद हैं। 7 दिन पहले हर राज्य को सूचना भेजी जाती है। वो सूचना वेबसाइट पर सबके लिए उपलब्ध रहती है। इसके जरिए जीरो कैजुअलिटी डिजास्टर मैनेजमेंट के मकसद को पूरा किया जा सकता है। देखिए, कहने में और करने में फ़र्क होता है, यही भारतीय जनता पार्टी की रीत है। लेकिन ये आपदा की बात है तो मैं यही कहूँगी कि अमित शाह जी ने जो वादे 2014 में आपदा प्रबंधन के लिए किए थे, उन्हें धरातल पर उतारने का प्रयास जल्द से जल्द किया जाए। अगर अपने देश में ऐसा कोई सिस्टम है जो आपदा के कई घंटे पहले अलर्ट करता है, तो फिर समझ से परे है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील प्रदेश में यह सिस्टम क्यों नहीं है। ये बड़ा सवाल है और यह स्थिति तब है जब राज्य और केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है। यह सच है, आपदा के तुरंत बाद मौके पर राहत बचाव तेजी से किया जाता है और राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी दिखती है। फिर भी कई सवाल हैं जिसका जवाब बड़ा मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।